दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SS सिने स्टोरीज पर। और आज हम जिस वेब सीरीज की स्टोरी आपको सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस वेब सीरीज का नाम है द सीक्रेट ऑफ द सिलेदार। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में शिवाजी महाराज और उसके सैनिकों के बारे में ऐसी कई गाथाएं हैं जिनके बारे में आम जन को बहुत जानकारी नहीं है। ये कहानी है शिवाजी महाराज के बहुत ही भरोसेमंद और वीर सैनिकों के बारे में, जिनको सिलेदार कहा जाता था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज राज करने लगे थे, लेकिन मुगलों ने उनको धोखे से कैद कर लिया। संभाजी महाराज के पकड़े जाने के बाद सिलेदारों ने एक गुप्त सोसाइटी बनाई और भविष्य को देखते हुए शिवाजी महाराज का खजाना और उनका सोने का सिंहासन कहीं दुश्मनों के हाथ न लग जाए, इसलिए उसको एक गुप्त जगह पर छुपा देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रक्षा करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिलेदारों के वंशजों पर हमला करके खजाने को पाना चाहते हैं। क्या वे लालची लोग खजाना प्राप्त कर पाएंगे? क्या सिलेदार खजाने को बचा पाएंगे? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की तरफ। इस वेब सीरीज की कहानी 1996 में कोल्हापुर में शुरू होती है, जहां एक फैमिली कार में जा रही होती है। कार में कुल 3 लोग होते हैं, एक छोटा बच्चा रवि, उसका फादर एंड उसकी मदर। ये लोग कुछ दूर चलते ही हैं, तभी एक ट्रक अचानक से उनका पीछा करने लगता है और टक्कर मारकर इनको नदी में गिरा देता है। नदी में गिरने पर रवि का पिता गाड़ी की बैक विंडशील्ड खोलकर रवि को बाहर निकाल देता है, जिस कारण रवि की जान बच जाती है, लेकिन वह और उसकी पत्नी पानी में डूबकर मर जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां 2 माउंटेनियर रवि और आदित्य रायगढ़ किले पर चढ़ रहे होते हैं। रवि और आदित्य दोनों भाई होते हैं। जहां रवि को हिस्टोरिकल पैलेस पर जाने का शौक होता है और वह ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर जाकर व्लॉग्स बनाता है। दोनों लोग पहाड़ पर चढ़ ही रहे होते हैं, तभी आदित्य का हाथ फिसल जाता है और वह पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन रस्सी में बंधे होने के कारण वह रस्सी पर लटक जाता है, जिस कारण झटके से उसका हैच ढीला पड़ जाता है और वह गिरने लगता है। यह देखकर रवि जल्दी से पहाड़ पर चढ़कर उसके हैच को हथौड़े से ठोककर उसकी जान बचा लेता है और कुछ देर में दोनों सही सलामत पहाड़ पर पहुंच जाते। तभी रवि के पास एक लड़की का कॉल आता है, जिसका नाम प्रियल देशपांडे होता है। यह लड़की मुंबई के जस्टिस कृष्णानाथ दीक्षित की असिस्टेंट होती है। वह रवि को बुक लॉन्च पर इनवाइट करती है। सीन चेंज होता है, जहां अपनी गाड़ी में जस्टिस कृष्णानाथ दीक्षित रवि के रायगढ़ किले पर बनाए हुए व्लॉग्स को अपने टैबलेट पर देखता रहता है। जस्टिस दीक्षित के हाथ में एक एंटीक रिंग होती है, जो कि रवि के पिता के हाथ में भी थी। यह ब्लॉग देखने के बाद जज दीक्षित एक मंदिर में जाकर सीक्रेटली एक आदमी से मिलते हैं, जिसका नाम प्रसीक होता है। जज दीक्षित प्रसीक को बताते हैं कि वे कैंसर से पीड़ित हैं और उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, इसलिए वह कहते हैं कि मुझे अपनी जिम्मेदारी सिलेदारों के असली वारिस को देनी होगी और उसे वह एक जगह बताकर वहां से चले जाते, जहां से प्रसीक एक चाबी प्राप्त कर लेता है। फिर हमें राजभवन मुंबई को दिखाते हैं, जिसमें गवर्नर रामचंद्रन आता है और वह अपने आदमी प्रभु से फोन पर बात करता है और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि जज दीक्षित के पीछे लग जाओ, क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं और यह कोई न कोई मूव जरूर करेगा, जिससे हमें खजाने का पता चल जाएगा। दरअसल जज दीक्षित एक सिलेदार होता है जो दशकों से खजाने को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। कुछ दिन बाद बुक लॉन्च का दिन आता है, जहाँ जज दीक्षित छत्रपति शिवाजी महाराज पर बुक पब्लिश करता है और उनकी असिस्टेंट प्रियल उन्हें स्टेज पर स्पीच के लिए बुलाती है, मगर स्टेज पर आते ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और तभी पता चलता है कि रवि भट्ट एक डॉक्टर है जो दीक्षित की पल्स चेक करता है और उसके हाथ में अपने फादर जैसी अंगूठी को भी नोटिस कर लेता है। रवि जज दीक्षित का ट्रीटमेंट करता है और उसको दवाइयां देता है, इसलिए जज दीक्षित रवि को थैंक यू के तौर पर एक बुक गिफ्ट करते हैं। बुक के पहले पेज पर रवि के लिए एक मैसेज लिखा होता है कि वह उनसे अकेले आकर चैम्बर में मिले। दूसरी तरफ गवर्नर अपने घर पर एक विशेष पूजा पाठ करवा रहा होता है और पंडितों से कह रहा होता है कि मेरे पूर्वजों की आत्माओं को बुलाकर उनसे खजाने का पता लगवाओ, और गवर्नर बताता है कि वह विजयनगर साम्राज्य की पीढ़ी में से है। दरअसल यह खजाना शिवाजी महाराज को विजयनगर साम्राज्य से ही प्राप्त हुआ था। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां रवि रात में जस्टिस दीक्षित के चैम्बर में उनसे मिलने आता है। चैम्बर के नीचे पावर हाउस की गाड़ी खड़ी होती है, जिसके अंदर प्रभु के 2 आदमी बैठे हुए हैं और फोन से प्रभु को बताते हैं कि जज से रवि मिलने आया। रवि जस्टिस दीक्षित के कमरे में जाता है और उनसे पूछता है कि आपकी पल्स तो बिल्कुल ठीक थी, तो आपने हार्ट अटैक का बहाना क्यों किया और मेरे पिता के जैसी अंगूठी आपके हाथ में कहां से आई? जिसके बाद जस्टिस दीक्षित रवि को एक डायरी देता है, जिसमें उसकी 6 साल की उम्र से लेकर अब तक की सारी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है और दीक्षित बताता है कि वह उसके फादर श्रीकांत का दोस्त था और श्रीकांत की
मौत के बाद रवि के दादा ने उसको भट्ट फैमिली में अडॉप्ट करवा दिया था ताकि वह कोल्हापुर से दूर जाकर रह सके और जिन लोगों ने उसके फादर को मारा है वे लोग रवि को कोई नुकसान न पहुंचा सके। और जस्टिस दीक्षित रवि को बताता है कि वह और उसके पिता दोनों सिलेदार थे और अब ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी और उस खजाने की रक्षा करनी होगी जिस खजाने को हम बरसों से रक्षा करते आ रहे हैं। तभी कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है। जस्टिस दीक्षित जब दरवाजा खोलकर देखते हैं तो दरवाजे पर दो आदमी खड़े होते हैं। ये दोनों आदमी प्रभु के आदमी होते हैं जो नकली इलेक्ट्रीशियन बनकर चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। जस्टिस दीक्षित उनकी डाउटफुल एक्टिविटी को देखकर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे जल्दी से रवि का बैग उठाकर उसको देते हुए कहते हैं कि डॉक्टर आप जाइए, अब मैं सही हूँ, और रवि को अपनी एक डायरी भी दे देते हैं। अब रवि चैम्बर से निकलने के बाद अपनी कार से घर निकल जाता है। रवि की कार के पीछे ही हम प्रभु को भी देखते हैं जो गवर्नर को रवि और दीक्षित के बारे में अपडेट करता है। गवर्नर प्रभु को ऑर्डर देता है कि दीक्षित को पकड़कर उससे उसका प्लान पूछो, इसलिए प्रभु अपने आदमियों के साथ जाकर जज दीक्षित को पकड़ लेते हैं और पूछताछ के दौरान जज दीक्षित की मौत हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रवि सो रहा होता है, तभी उसे बाहर से पुलिस और आदि की आवाज आती है। रवि गेट पर जाता है तो देखता है कि इंस्पेक्टर विश्वजीत मित्रा आया है जो दोनों को जस्टिस दीक्षित के मर्डर के शक में अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। जहां पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मित्रा सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, तभी वहां पर प्रियल आ जाती है और इंस्पेक्टर के सबूतों को झुठलाकर उन दोनों को अपनी जिम्मेदारी पर पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर बाहर ले आती है। फिर रवि और आदि प्रियल को सब कुछ बता देते हैं और जज का एक रैंडम मैसेज दिखाते हैं जिसमें करेज, प्राइड, चैंपियन जैसे शब्द हैं। मगर ये लोग नोटिस करते हैं कि इस रैंडम मैसेज में कुछ लेटर अपर केस में है। इन लेटर्स को मिलाकर चैम्बर शब्द बनता है। चैम्बर शब्द से तीनों लोग मतलब निकालते हैं कि जस्टिस दीक्षित ने रवि के लिए चैम्बर में कुछ छोड़ा है, इसलिए प्रियल रवि को अपने साथ चैम्बर में ऊपर ले जाती है और नीचे गाड़ी में आदि को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रभु को दिखाते हैं जिसको गवर्नर डांट रहा होता है कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन निकाले तुमने दीक्षित को क्यों मार डाला, और अब वह प्रभु को डॉक्टर रवि के पीछे लगा देता है क्योंकि आखिरी बार वही दीक्षित से मिला था। प्रभु रवि और प्रियल को फॉलो करने लगता है। जब रवि और प्रियल चैम्बर में जाते हैं तो चैम्बर के नीचे पावर हाउस वैन में प्रभु अपने आदमियों के साथ बैठ जाता है और चैम्बर के अंदर की बातें सुनने लगता है। प्रभु के आदमियों ने चैम्बर के अंदर पहले ही माइक्रोफोन फिट कर दिया था। चैम्बर के अंदर रवि और प्रियल काफी देर तक सर्च करते हैं कि कहीं कोई चीज उन्हें मिल जाए जो जस्टिस दीक्षित उनको देना चाहते थे, लेकिन कोई भी रहस्यमयी चीज उनको मिल नहीं रही थी। तभी उनकी नजर अशोक स्तंभ पर पड़ती है तो अशोक स्तंभ में उन्हें एक गुप्त ड्रॉअर मिल जाता है। उस ड्रॉअर से रवि को एक एंटीक चीज का टुकड़ा मिल जाता है जिसे उसने अपने बचपन में अपने फादर के पास भी देखा था। तभी नीचे वैन में रवि को प्रभु और प्रियल की बातें सुनाई देना बंद हो जाती है, इसलिए प्रभु खुद ऊपर चैम्बर में जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर मित्रा आ जाता है और पार्किंग में खड़ी वैन को देखकर मित्रा को डाउट हो जाता है और वो प्रभु को वैन खोलने के लिए कहता है और कुछ पुलिस वाले ऊपर चैम्बर में चले जाते हैं। जहाँ गेट लॉक देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि चैम्बर के अंदर कोई न कोई तो है, इसलिए वे गेट खुलवाने के लिए गेट को खटखटाने लगते हैं। इसलिए रवि और प्रियल को चैम्बर की खिड़की के नीचे खड़ी हुई कार पर कूदकर भागना पड़ता है और आदि को साथ लेकर तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिनको इंस्पेक्टर मित्रा और प्रभु दोनों देख लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक अवार्ड फंक्शन चल रहा होता है जिसमें हिस्टोरियन प्रताप राव चंद्र को दिखाते हैं जिनको इस वक्त शिव भूषण अवार्ड मिल रहा होता है। प्रताप चंद्र राव ने अपनी पूरी लाइफ शिवाजी महाराज के लिए डेडिकेट कर दी है और उनके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनको अभी भी रिग्रेट है कि वह अभी तक शिवाजी महाराज के पूरे जीवन को लोगों के सामने लेकर नहीं आ पाए, इसलिए वह शिव भूषण अवार्ड को लेने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रवि फरार होने के बाद एक ढाबे पर बैठकर अवार्ड फंक्शन को टीवी पर देख रहा होता है। तभी प्रियल रवि को एक खाली पेपर देती है जो उसे अशोक स्तंभ में एंटीक टुकड़े के साथ ही मिला था। इस पेपर पर इनविजिबल इंक से एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट लिखे रहते हैं। यह कोऑर्डिनेट मुंबई के चोर बाजार की एक दुकान के होते हैं। तीनों लोग मुंबई चोर बाजार के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अपनी कार को यहीं छोड़ देते हैं और बस में बैठकर चोर बाजार के लिए निकल जाते हैं। जहाँ प्रसीक अपनी एंटीक चीजों की दुकान पर बैठा होता है और पेपर में जस्टिस दीक्षित की मौत की खबर पढ़कर दुकान बंद ही कर रहा होता है, तभी रवि लोकेशन देखकर वहाँ पहुंच जाता है और प्रसीक को एंटीक चीज का टुकड़ा दिखाता है। टुकड़े को देखकर प्रसीक रवि से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ मिला। रवि जैसे ही एंटीक टुकड़े के बारे में बताने लगता है तभी वहाँ प्रभु और उसके आदमी पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन प्रसीक अपनी गाड़ी में उन तीनों को वहाँ से लेकर फरार हो जाता है और सभी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है।
जाता है। घर पहुंचने पर रवि प्रसीक से उसके बारे में पूछता है तो प्रसीक उसे बताता है कि वह एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कार्य करता था। जस्टिस दीक्षित के कहने पर उसने एक एंटीक चीज का टुकड़ा ढूंढा था जो अब तुम्हारे पास है। एंटीक चीज का टुकड़ा उससे लेने के लिए कुछ लालची लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया था और उसकी जान के पीछे भी पड़ गए थे। जस्टिस दीक्षित ने उसकी जान बचाने के लिए उसे उसकी आइडेंटिटी बदलकर मुंबई में रहने के लिए भेज दिया था और साथ ही साथ वह रवि को एक चाबी भी देता है और कहता है कि जस्टिस दीक्षित ने कहा था कि जब नया सिलेदार आएगा तो ये चाबी उसको दे देना और अपना अनुमान लगाते हुए बताता है कि शायद खजाने की चाबी के 3 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा तुम्हें जस्टिस दीक्षित के चैम्बर से मिला था, एक हिस्सा शायद तुम्हारे पिता के पास था जो कि अब उन लालची लोगों के पास है और तीसरे हिस्से के बारे में कुछ निश्चित नहीं है कि वह कहाँ है। उसकी बात सुनकर रवि कहता है कि फिर ये चाबी कौन से ताले की है? तो प्रसीक उसे कहता है कि जस्टिस दीक्षित ने तुम्हें कुछ और तो नहीं दिया है? तो रवि बताता है कि उन्होंने उसे एक बुक दी थी। प्रसीक कहता है कि दीक्षित सर बिना किसी वजह के किसी को कोई चीज नहीं देते। इसके बाद वे लोग उस बुक को चेक करने लगते हैं। उन्हें बुक के कवर में से एक ब्रिटिश कालीन अंडरग्राउंड पाइपलाइन का मैप मिलता है। उस मैप को काफी देर एनालाइज करने के बाद चारों लोग निर्णय करते हैं कि इस मैप का कहीं न कहीं लिंक राजभवन से है और चारों लोग राजभवन के अंदर जाकर खजाने का क्लू ढूंढने का निर्णय करते हैं। तभी प्रियल उनके पास से हटकर कुछ दूरी पर जाकर गवर्नर को सारी अपडेट देने लगती है और इसी के साथ ही हम लोगों को पता चलता है कि प्रियल गवर्नर के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस को रवि की कार मिल जाती है, जिसकी तलाशी लेने पर इंस्पेक्टर मित्रा को रवि की कार में एक बाइक मिलता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि रवि के पीछे कुछ लोग और भी हैं। दूसरी तरफ रवि और उसके साथी राजभवन में पहुंच जाते हैं। आदि राजभवन की पार्किंग में गाड़ी में बैठकर रवि, प्रियल और प्रसीक तीनों को मैप के अकॉर्डिंग गाइड करता रहता है और तीनों आदि की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड प्रियल को देख लेता है और उसको वहां से वापस भेज देता है। लेकिन रवि और प्रसीक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। इस दरवाजे को खोलने पर इसके नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइन का रास्ता मिल जाता है। वे लोग टनल में आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें टनल में एक दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे पर रवि प्रसीक की दी हुई चाबी लगाता है जिससे वह दरवाजा खुल जाता है। दोनों लोग जैसे ही दरवाजे के अंदर कमरे में जाते हैं तो एक टाइल पर रवि का पैर पड़ जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही प्रसीक का दम घुटने लगता है और दोनों वहां से निकलने के लिए झटपटाने लगते हैं और दरवाजा खोलने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें दो विपरीत दीवारों पर दो टाइल्स दिखाई देती हैं जिनको एक साथ दबाने पर कमरे का दरवाजा खुल जाता है और साथ ही साथ एक ड्रॉअर भी खुल जाता है जिसमें से एक सोने का बॉक्स मिलता है। दोनों लोग उस बॉक्स को लेकर जैसे ही कमरे के बाहर निकलते हैं तो वह प्रभु दोनों पर गन तान देता है और उनसे वह बॉक्स मांगता है और प्रसीक को कहता है कि या तो मुझे बॉक्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हारा भी बुरा हाल कर दूंगा। यह सुनकर प्रसीक समझ जाता है कि उसकी पत्नी को प्रभु नहीं मारा था। प्रसीक जोश में आकर प्रभु को जान से मार डालता है। लेकिन अचानक गवर्नर प्रियल के सिर पर गन रखकर टनल में पहुंच जाता है और रवि को कहता है कि वह सोने का बॉक्स मुझे दे दो, लेकिन प्रसीक रवि को बॉक्स देने के लिए मना करता है। यह बात सुनकर गवर्नर को गुस्सा आ जाता है और वह प्रसीक को गोली मार देता है। लेकिन प्रसीक अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रियल और रवि को वहां से भगा देता है। गवर्नर इस सारे मामले को टेररिस्ट अटैक बताते हुए पुलिस को रवि और प्रियल का नाम बता देता है और कहता है कि ये दोनों ही इस टेररिस्ट अटैक के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ प्रियल, रवि और आदि छुपते छुपाते एक बंद थिएटर में शरण लेते हैं जहाँ पर प्रियल उसे बताती है कि मैं गवर्नर के लिए काम कर रही थी और एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। यह सुनकर रवि शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे अब यह क्यों बता रही हो? तो वह कहती है कि मैं समझती थी गवर्नर सही आदमी है, लेकिन मैं बहुत ही कमीना और लालची आदमी हूँ। मैंने मजबूरी में गवर्नर का साथ दिया था और अब वह रवि से माफी मांगने लगती। रवि भी उसकी कंडीशन समझकर उसे माफ कर देता है। तीनों लोग टनल में मिले बॉक्स का अच्छे से निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि उस पर कोई प्राचीन भाषा में कुछ मैसेज लिखा हुआ है जिसको वह समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वे इस मैसेज को समझने के लिए हिस्टोरियन प्रताप राव के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह बॉक्स उन्हें हिस्टोरिकल वीडियो शूट करने के दौरान कहीं से मिला है। मगर प्रताप राव उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और चुपके से पुलिस को बुला लेता है। रवि प्रताप राव को खजाने की चाबी का एक टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि इन सब का कनेक्शन शिवाजी महाराज से है। इसलिए प्रताप राव इस बॉक्स पर लिखे हुए लेटर्स को देखता है मगर इनका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा होता है। तभी प्रताप राव अपनी बुक शेल्फ में से एक बुक निकालकर उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करता है और सभी लोग मिलकर थोड़ी देर बाद उस बॉक्स के कोड को क्रैक करके खोल देते हैं। इस बॉक्स के अंदर से शिवाजी महाराज का सोने का खंजर मिलता है और साथ ही साथ एक कपड़ा भी मिलता है जिस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्त बनी होती है। कपड़े पर जो अवतार बने हुए हैं ठीक ऐसी ही एक पिक्चर एक मंदिर में भी बनी हुई है। प्रताप कहता है कि हम
लोगों को नेक्स्ट क्लू के लिए वहाँ जाना होगा। लेकिन तभी अचानक प्रताप की बुलाई हुई पुलिस घर के बाहर आ जाती है, मगर प्रताप रवि से कहता है कि उसकी असली जिम्मेदारी महाराज की असली धरोहर को लोगों के सामने लेकर आना है। इसलिए प्रताप रवि और उसके साथियों को हेलीकॉप्टर से लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर वाला केस हैंडल कर रहे पुलिस अफसर और इंस्पेक्टर मित्रा को गवर्नर पर शक होने लगता है, क्योंकि गवर्नर अपनी सिक्योरिटी को बिना बताए कहीं गायब हो गया है। पुलिस गवर्नर, रवि, प्रताप और उसके साथियों को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी पुलिस को हेलीकॉप्टर की लोकेशन कर्नाटक के बादामी में मिलती है। इंस्पेक्टर मित्रा और उसके कुछ पुलिस साथी बादामी के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रवि और उसके साथी मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक दीवार पर कपड़े जैसे भगवान के अवतार बने हुए हैं, मगर यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता। तो रवि दोबारा कपड़ा खोलकर देखता है, जिसमें रवि को एक उल्टे शिवलिंग का साया बना हुआ दिखाई देता है। तो रवि क्रैक करता है कि सामने जो भूतनाथ मंदिर है उसके शिवलिंग का रिफ्लेक्शन दरिया में बन रहा है। मतलब यह क्लू उनको भूतनाथ मंदिर जाने को कह रहा है। इसलिए सभी लोग भूतनाथ मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। मंदिर के अंदर जाने के बाद सभी लोग देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल की किसी भी धारा का कोई निशान नहीं है। इसलिए हिस्टोरियन प्रताप कहता है कि यह शिवलिंग बाद में स्थापित किया गया है, क्योंकि जहाँ कहीं भी शिवलिंग होता है तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रल करने के लिए उस पर पानी की धारा गिराई जाती है। रवि देखता है कि शिवलिंग से जो जल बहकर बाहर जाता है उसका रास्ता रोका गया है। इसको देखकर रवि मंदिर के बाहर पानी रोके जाने की अपोजिट साइड जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। रवि उसमें हाथ डालता है तो उसे वहाँ एक शंख मिलता है। शंख पर भगवान विष्णु के मंदिर पर जाने के लिए लिखा हुआ होता है। सभी लोग तालाब की दूसरी तरफ पहाड़ पर बने हुए भगवान विष्णु के मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए प्रताप थक कर रुक जाता है और इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है कि वह थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगा। तीनों लोग प्रताप को वहीं छोड़कर मंदिर के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह थोड़ी दूर जाते हैं तभी वहाँ पर गवर्नर और उसके गुंडे आ जाते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह रवि, प्रियल और आदि को पकड़ लेते हैं और उनको खजाना ढूंढने के लिए फोर्स करने लगते हैं। रवि को अपने भाई की जान बचाने के लिए उन लोगों के सामने झुकना पड़ता है और सभी लोग भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की मूर्ति दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक शंख लगा होता है। रवि उस शंख को हटाकर शिव मंदिर में मिले शंख से रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करते ही मूर्ति के हाथ वाली पूरी दीवार खिसक जाती है और उसके पीछे एक सोने का दरवाजा निकलता है। उस दरवाजे की चाबी होती है शिवाजी महाराज का सोने का खंजर, जिसको रवि दरवाजे में लगाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई देता है जो सोने और जवाहरात से भरा होता है। इतने सारे सोने और जवाहरात को देखकर गवर्नर और उसके लोग पागल होने लगते हैं। रवि कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है तो उसे कहीं पर भी शिवाजी महाराज का सिंहासन दिखाई नहीं देता है। तो उसके मन में डाउट क्रिएट होता है और उसे उस बड़ी चाबी के बारे में भी ख्याल आता है, जिसके 3 हिस्से हैं और इस दरवाजे में उस चाबी का कहीं कोई भी उपयोग नहीं हुआ है। तो वह समझ जाता है जिस खजाने को वर्षों से सिलेदार प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं यह वह खजाना नहीं है। अब रवि को यहीं पर एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसको खोलने से पता चलता है कि उसके अंदर महाराज का खंजर रखने की जगह होती है। और जैसे ही रवि खंजर रखता है तो उसके नीचे की ड्रॉअर खुल जाती है और उस ड्रॉअर के अंदर से मिलता है चाबी का तीसरा हिस्सा। अब रवि के पास चाबी के 2 टुकड़े होते हैं और तीसरा टुकड़ा जो उसके बाबा के पास था वह यकीनन गवर्नर ने ले लिया होगा। रवि गवर्नर से चाबी के तीसरे हिस्से के बारे में पूछता है, लेकिन गवर्नर उस पर गन तान लेता है। तभी पीछे से प्रताप राव गवर्नर को गोली मार देता है और गवर्नर की वहीं पर मौत हो जाती है। प्रताप राव बॉक्स पर लगे हुए कुछ इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और कहता है कि शिवाजी महाराज का असली खजाना रायगढ़ किले में है। रवि, आदि और प्रियल को वहीं पर छोड़कर प्रताप राव के साथ रायगढ़ किले के लिए निकल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गवर्नर के लोगों प्रियल और आदि को अरेस्ट कर लेती है और सारे घटनाक्रम को प्रियल पुलिस को बता देती है, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। दूसरी तरफ रवि और हिस्टोरियन प्रताप रायगढ़ किले में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने पर वह किले के अंदर कई कमरों की छानबीन करते हैं। काफी छानबीन करने के बाद उनको एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जिसमें काफी अंधेरा होता है और सूरज की किरणें भी नहीं आ रही होती। उस कमरे में खोजबीन करने के बाद रवि को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसको खोलने पर रवि को एक टनल दिखाई देती है। रवि और प्रताप राव दोनों टनल में घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर टनल में कई रास्ते दिखाई देते हैं। रवि और प्रताप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन भूल भुलैयाओं को सोल्व करते जाते हैं और अंत में एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे पर जो बड़ी सी चाबी होती है जिसके 3 टुकड़े होते हैं उनको लगाने की जगह बनी हुई थी। उसे देखकर रवि कहता है कि हमारे पास तो चाबी के 2 ही टुकड़े हैं। तभी प्रताप राव उस पर गोली चला देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही यह अफवाह फैलाई गई थी। रवि पीछे मुड़ता है
है तो देखता है कि प्रताप राव के हाथ में चाबी का वह हिस्सा है जो उसने अपने पिता के पास देखा था। इसके बाद प्रताप राव कहता है कि तुम्हारे बाप और जस्टिस दीक्षित को मैं नहीं मरवाया है, गवर्नर तो मेरा एक छोटा सा प्यादा था। रवि, मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक सिलेदार हो और तुम ही मुझे महाराज के सिंहासन तक पहुंचा सकते हो। रवि प्रताप से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो प्रताप राव बताता है कि शिवाजी महाराज से पहले रायगढ़ पर हमारे पूर्वजों का शासन चलता था, लेकिन तुम्हारे शिवाजी महाराज ने हमारे पूर्वजों को बेरहमी से मार डाला। शिवाजी एक नाम नहीं, एक सोच है और मैं सिंहासन को नष्ट करके इस सोच को मार डालूंगा। और यह कहकर दरवाजे में चाबी लगाने लगता है। जैसे ही प्रताप राव चाबी के दोनों हिस्से दरवाजे में लगाता है तो कमरे के ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और चारों तरफ कई छेद खुल जाते हैं, जिनमें से उस कमरे में पानी भरने लगता है। यह सब देखकर प्रताप राव काफी घबरा जाता है। इसके बाद रवि कहता है कि चाबी के 3 हिस्से हैं और अपने बैग से निकालकर चाबी का तीसरा हिस्सा प्रताप राव को दिखाने लगता है। चाबी का तीसरा हिस्सा लेने के लिए प्रताप राव और रवि में फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद रवि प्रताप राव को अधमरा कर देता है और चाबी के तीसरे हिस्से को दरवाजे में लगा देता है। चाबी का तीसरा हिस्सा दरवाजे में लगते ही सुराखों से गिरता हुआ पानी रुक जाता है और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और एक बड़ा सा पत्थर आकर प्रताप राव के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और थोड़ी देर बाद दरवाजा भी खुल जाता है। दरवाजे के अंदर जाने के बाद रवि को शिवाजी महाराज का सिंहासन दिखाई देता है, जिसको देखकर रवि प्रणाम करने लगता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर इस वेब सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।